हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैं अब थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए भी कुछ स्टार्ट करूँ। तो मैं यहाँ पे इस पूरी प्लेलिस्ट का लेक्चर 1 यहाँ पे देने वाला हूँ, जो कि है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मुझे पता है इससे पहले भी हमारा एक चैप्टर है जिसको कहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब वो भी एक बहुत ज़रूरी चैप्टर है, लेकिन वो ना थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने चैनल पर वीडियोज़ उसकी डाली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ से शुरू करूँगा। मैं कोई भी फालतू की बातें यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। जो बेसिक चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पे रखेंगे। अब इस फर्स्ट चैप्टर को मैं स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में ख़त्म कर दूँगा। कोशिश रहेगी पूरी, ठीक है। तो आज फर्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं कि क्या है, ठीक है। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। वो क्या है? जैसे सबसे पहली बात, मैकेनिक्स एक वर्ड होता है यार। अब मैकेनिक्स, ये मैकेनिक वो मैकेनिक नहीं है जो आपकी गाड़ियाँ ठीक कर रहा है। मैकेनिक्स एक ब्रांच है यार। ये क्या है? ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। और ये कैसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है? मतलब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? अब अगर फिज़िक्स की ब्रांच है तो कुछ पढ़ रहे होंगे इसमें। अब हम मेनली इसमें पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के रेस्ट वाली कंडीशन को या फिर मोशन वाली कंडीशन को। तो इस तरह की ब्रांच को हम बोल रहे हैं मैकेनिक्स। अब जो ये मैकेनिक्स है ना, ये फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, ठीक है। सबसे पहली होती है स्टैटिक्स, दूसरी होती है काइनेमेटिक्स और तीसरी होती है डायनेमिक्स। यानी मैकेनिक्स एक फिज़िक्स की ब्रांच थी। अब उस मैकेनिक्स की भी सब ब्रांचेस हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा डिस्कशन इस सब ब्रांचेस पे करके हम आगे बढ़ते हैं एकदम से, ठीक है। जैसे पहली बात क्या है हमारे पास? पहली बात है स्टैटिक्स। व्हाट इज स्टैटिक्स? अब स्टैटिक्स को ना हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वर्ड स्टैटिक। अब स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट पे होना। स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट पे होना। यानी इस ब्रांच में ना हम वो स्टडी करेंगे जब ऑब्जेक्ट जो है या तो वो रेस्ट पे है या फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग आपको धीरे धीरे इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे बात इसको ऐसे समझे कि स्टैटिक का जो मीनिंग होता है ना, वो क्या है? रेस्ट है। अब इक्विलिब्रियम का देखिए मीनिंग बता देता हूँ। जैसे मार्कर है, ये मैंने पकड़ा हुआ है, इस पर एक फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूँ और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ जो कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी। इन दोनों को भी जब मैं खींच रहा हूँ, दोनों तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे रुका हुआ है, हिल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? ये रेस्ट में है। इस तरह की कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो स्टैटिक्स जो है, मैकेनिक्स की जो सब ब्रांच है स्टैटिक्स, उसमें हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? रेस्ट या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट। किसकी? उस ऑब्जेक्ट की जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है काइनेमेटिक्स की यार। काइनेमेटिक्स, अब देखिए जो ये काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स है ना, ये दोनों ही स्टडी करती है मोशन में। कि मतलब जब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगी तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की बात होगी। अब यार ये दोनों ही, अगर काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों ही मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्यों रहा यार? इनको अलग अलग क्यों बोला गया? तो इनका डिफरेंस रखने का जो मेन मोटिव रहा है वो है कि काइनेमेटिक्स ठीक है कि ये मोशन की स्टडी करता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, लेकिन यहाँ पे हम उस मोशन का कोज नहीं देख रहे हैं। ये मार्कर है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है बस। ये मूव कैसे कर रहा है, इसके रीज़न क्या है, वो हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम पता भी नहीं कर रहे हैं। तो वो किस में आएगा? वो काइनेमेटिक्स में आएगा। इस केस में वी डू नॉट नो द कॉज ऑफ मोशन। मतलब मोशन किस वजह से हो रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें, ना हमें करनी है। तो इस तरह की, मतलब इस तरह की ब्रांच को हम क्या बोल रहे हैं? काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब इससे अगला आ रहा है हमारा डायनेमिक्स। अब मैंने क्या बोला कि डायनेमिक्स भी क्या है? डायनेमिक्स भी क्या है? वो भी मोशन को ही स्टडी कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगी तब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं। तो डायनेमिक्स मोशन की तो बात करेगा, ठीक है, बिल्कुल। मोशन की बात तो हमारा काइनेमेटिक्स भी कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हमें रीज़न चाहिए कि मोशन हो क्यों रहा है।
ये मार्कर है, वापस से मार्कर ही है, इस मार्कर पे मैंने एक फोर्स लगा दी और इसकी वजह से मोशन में आ गया। तो यानी जब हम डायनेमिक्स की बात करेंगे तो हम उसमें कॉज को भी देखेंगे कि भाई कॉज ऑफ मोशन क्या है, वो क्या है, एक फोर्स है। तो यानी फोर्स से रिलेटेड बातें सारी सारी इसमें आ जाएंगी। फिर जब तक हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब तक हम फोर्स की बात कहीं नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा अभी आगे भी, जब भी चैप्टर आगे आगे बढ़ेगा तो आप उसमें ऑब्जर्व कीजिएगा, जब तक मैं काइनेमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा तब तक मैं फोर्स की कोई बात नहीं करूंगा। जब फोर्स की बात आएगी तो मैं ऑब्वियस सी बात है क्या पढ़ाना शुरू कर दूंगा, डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब मैं आता हूँ मेन चैप्टर पे, जो चैप्टर हमारा है। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन और रेस्ट की बात कर लेते हैं यार। एक तो होती है चीज़ रेस्ट और एक होती है चीज़ मोशन। अब देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये हम सबको पता होता है, ये हम एक बेस बना रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें इसमें। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट का रुका होना। यानी इसको अगर हम एक डेफिनेशन के टर्म्स में बोलें, व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के साथ हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो क्या कहलाएगी, वो रेस्ट में है। एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पे भी यही थी और टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पे भी यही है। इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट में है। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं बच्चे, तो मोशन की बात तो हम इजीली बता सकते हैं फिर कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो क्या है, वो मोशन है। ठीक है, तो व्हेन an object changes its position with respect to time, यानी समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज अगर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो वो मोशन में है, सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। वही एग्जांपल कि t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, लेकिन t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, इसने तरक्की कर ली, तो समय के साथ वो आगे बढ़ गया। ज़्यादातर लोगों को यही करना चाहिए, समय के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। बहुत होगा ज्ञान, तो अभी आगे चलते हैं। तो रेस्ट और मोशन हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। अब एक चीज़ देखिए, आप मान लीजिए आप और आपका दोस्त, ये एक बस है यार, ये एक बस है, ये आप हैं यार और ये आपका दोस्त है। आप दोनों इस बस में बैठे हैं और ये बस जो है इस डायरेक्शन में ऐसे चल रही है। तो एक बात बताइए, जब ये बस चल रही है, ये बस तो मोशन में है, आप अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका दोस्त जो है चिंटू, आप पिंटू हुए, पिंटू भाई ये बताओ मुझे कि आपका दोस्त जो है चिंटू वो मोशन में है या नहीं, तो आप बोलोगे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो भैया यार, कैसी बात कर रहे हो भैया, अभिषेक भैया कैसी बात कर रहे हो, जब ये चिंटू पिंटू के साइड में जस्ट बैठा है तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये मोशन में है कि नहीं। तो यानी इस चिंटू के लिए ये पिंटू किस में है, रेस्ट में है। लेकिन बाहर मैं खड़ा हूँ यार, बाहर कौन खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, अभिषेक मैनवाल, आपके भैया खड़े हैं बाहर। लेकिन जब मैं आप दोनों को देख रहा हूँ, मेरे लिए आप दोनों ही किस में हैं, मोशन में हैं, क्योंकि ये पूरी बस जो है वो मोशन में है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि कोई एक इंसान किसी इंसान के लिए रेस्ट में हो सकता है और किसी दूसरे इंसान के लिए मोशन में हो सकता है। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकती है, किसी के लिए मोशन में हो सकती है। यानी हम एक वर्ड का यूज़ कभी नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कोई चीज़ तो किसी के लिए रेस्ट में है और वही चीज़ किसी के लिए मोशन में है ना। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती है यार,
रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। इसका यूज़ धड़ल्ले से करो, मज़े से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट वर्ड आप नहीं यूज़ करेंगे जब आप रेस्ट या मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ठीक है चिंटू पिंटू। अब देखिए अगली बात आती है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये अभी आपका बेस बन रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए नाम से पता लग रहा है यार। पॉइंट क्या होता है, ये एक डॉट, इसको डिफाइन देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए ये इस रेल की पटरी है यार, एक रेल की पटरी है और ये हमारी ट्रेन है यार, ये हमारी ट्रेन है। इसको बोल देते हैं, मान लो है 300 मीटर की ट्रेन है यार, 300 मीटर्स की ट्रेन है। अब इस 300 मीटर की ट्रेन ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया जो कि है 5000 किलोमीटर्स, 5000 किलोमीटर्स। अगर मुझे इस ट्रेन की वेलोसिटी ब्ला 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 चीज़ों की बात करनी है, स्पीड की बात करनी है, कुछ डिस्टेंस की बात करनी है, तो मैं यहाँ पे ना इस ट्रेन को एक पॉइंट लेके चलूँगा, भले ही इसकी लेंथ हमारी 300 मीटर है। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो ये ट्रेन है, ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन ने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो कितना है, 5000 किलोमीटर। इसकी खुद की लेंथ कितनी है, 300 मीटर, छुटकी सी है। डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये ट्रेन का जो साइज़ है छुटकू सा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो डायमेंशंस हैं, उसकी जो मेजरमेंट हैं d, इट इज़ वेरी वेरी लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट वा बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होगा, जब जो उसकी डायमेंशंस है, जो उसकी मेजरमेंट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये मार्कर है, कितना होगा ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, है ना। तो इस मार्कर को अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल कराना है 20 किलोमीटर, तो उस 20 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए इस मार्कर को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूँगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशंस हैं, उस ऑब्जेक्ट की जो मेजरमेंट है वो बहुत छोटी होनी चाहिए उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उससे। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह के केस में हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है यार, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात हो गई। अब मेरे पास एक केस आता है, अब मुझे मोशन पढ़ना है यार। अब मोशन ना मुझे अलग अलग डायमेंशंस में पढ़ना होता है। जैसे मोशन, पहला केस मोशन इन 1 डायमेंशन। अब यार ये 1 डायमेंशन क्या भला है यार, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या होता है। देखिए मोशन इन 1 डायमेंशन को हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं, इसको हम लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन को हम लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए 1 डायमेंशन, ठीक है। 1 डायमेंशन का मतलब है, हमने बचपन से एक चीज़ पढ़ी है कि भाई एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है, एक z कोऑर्डिनेट होता है 3 डायमेंशनल प्लेन में किसी भी पॉइंट के पास ये तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, अब 1 डायमेंशन का मतलब है इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, कोई भी एक, दूसरा बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो। जैसे मान लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, मतलब ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सिर्फ कहाँ जा रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी एक ही कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो रहा है। जैसे मान लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस है, तो सिर्फ एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट ही इसका चेंज हो रहा है, कोई वाई कोई जेड कुछ नहीं चेंज हो रहा है। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलीनियर मोशन। यानी जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है सिर्फ एक डायमेंशन में चेंज होगी, यानी सिर्फ उसका एक कोऑर्डिनेट बदलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, वो वाई कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, जेड कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। जैसे
एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऊपर से गिर रही है, तो ऊपर से सीधी ही नीचे गिरेगी यार आके। अब ऐसा तो नहीं है मैं इस मार्कर को छोड़ूं और ये ऐसे लहरें खाता हुआ नीचे गिरे, ऐसा नहीं होता है। अगर इस मार्कर को मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे बिल्कुल लीनियर मोशन में जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन में जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। अब मोशन इन टू डायमेंशन भी होता है यार कुछ, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। अब सिंपली जब हम मोशन इन वन डायमेंशन को क्या बोल रहे हैं, जब एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो मोशन इन वन डायमेंशन है। जब दो कोऑर्डिनेट्स चेंज इन टू कोऑर्डिनेट्स, अगर ऐसा हो रहा है तो वो कौन सा मोशन है? अगर दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो रहा है तो कौन सा मोशन है? वो टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे इस पॉइंट तक जाना है, तो या तो मैं ऐसे चला जाऊँ कि मैं भागा भागा यहाँ से यहाँ तक गया, फिर मैं भागा भागा यहाँ से यहाँ तक गया, ऐसे कर सकते हैं। अगर चलो ऐसे मूड नहीं है यार तुम्हारा, तो एक काम कर लो, भागा भागा ऐसे गया, भागा भागा ऐसे गया। आप कह रहे हो भैया मुझे ऐसे भी नहीं करना है, कैसे करना है? लो यार कर लो ऐसे, डायरेक्ट तुम यहाँ से यहाँ भाग गए, यहाँ पे तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स थे 0 0, अब यहाँ पे तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हो गए x y, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हुए हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ इसी एक्सिस पे भागते तो यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होता, y तो 0 रहेगा, ठीक है ना। तो जब मैं टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूँ तो उसमें मेरे दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे हमेशा। इस तरह के मोशन को मैं बोलता हूँ मोशन इन टू डायमेंशन। अब तीसरा केस, मोशन इन थ्री डायमेंशनल, मोशन इन थ्री डायमेंशन या फिर थ्री डायमेंशनल मोशन। अब मोशन इन थ्री डायमेंशन का मतलब है जो मोशन हम डेली लाइफ में करते हैं, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होने का मतलब है एक्स में भी चेंज आ रहा है, वाई में भी चेंज आ रहा है, जेड में भी चेंज आ रहा है। जैसा ही एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन अभी ग्राउंड पे है, उसने ऐसे फ्लाइट ली, ऊपर गया, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ और उसका जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज हो रहे हैं। आप पतंग उड़ा रहे हैं आसमान में, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज होंगे। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशंस, ठीक है। इतनी बात। वन डायमेंशन में एक कोऑर्डिनेट चेंज, टू डायमेंशन में दो कोऑर्डिनेट चेंज, थ्री डायमेंशन में तीन कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा। तो हम इनको ऐसे 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 इस तरीके से बता देंगे, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं थोड़ी सी ज़रूरी बात पे दोबारा। ये सब ज़रूरी बात है यार, ठीक है, इसको याद भी रखना है। पहली चीज़ आती है डिस्टेंस। व्हाट इज़ डिस्टेंस? यार भैया आप तो बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहे हो हमें यार, ये तो हम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ के आए हैं, पता है मुझे पढ़ के आए हो, लेकिन पढ़ाऊँगा मैं। डिस्टेंस क्या होता है यार? देखिए डिस्टेंस को ना सिंपली क्या बोलते हैं कि जितना भी आपने पाथ कवर किया है ना, उसकी लेंथ कितनी है। मैं यहाँ से चला 50 मीटर गया, 50 मीटर गया, 60 मीटर गया, तो 50 50 60, तो 160 मीटर मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जितना भी आप टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो उसकी लेंथ अगर आप निकाल देते हैं तो वो डिस्टेंस कहलाता है। तो टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, तो जितनी भी पाथ लेंथ है आपकी, जितनी भी आपने लेंथ ट्रेवल की है उसको आप निकाल रहे हैं, तो वो क्या है? डिस्टेंस है। अब बेसिकली डिस्टेंस होता क्या है यार? डिस्टेंस ना किसी भी मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है इसका मतलब क्या है? उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन है। जब किसी भी क्वांटिटी की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि मैं डायरेक्शन वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ लेकिन फिर मैं उसको स्केलर बोल रहा हूँ। देखिए दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, मैं पहले यही क्लियर कर देता हूँ। एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूजुअली लोग इसको डिफ़ाइन कर देते हैं कि स्केलर वो है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। लेकिन इसका अगर मैं सही से आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी कि इसके पास कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। डू नॉट हैव
स्पेसिफिक डायरेक्शन, डू नॉट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है इसके पास। हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसके पास कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो इसके पास भी होगा और मैग्नीट्यूड इसके पास भी होगा, ठीक है। यानी अगर मैं स्केलर को डिफाइन कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड है उसके पास, लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के भरोसे चल रहा है। लेकिन जो वेक्टर है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। इस तरह से स्केलर और वेक्टर को डिफाइन कीजिए, ठीक है। अब डिस्टेंस को मैंने क्या बोला कि उसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस क्या होगा यार, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और डिस्टेंस अगर एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर ज़ीरो हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव होने का क्या मतलब है और ज़ीरो होने का क्या मतलब है। डिस्टेंस का पॉजिटिव होने का मतलब है कि मान लीजिए आप यहाँ पे थे यार, ये यहाँ से x1 दूर है, ठीक है, ये ओरिजिन मान लीजिए, और आप थोड़ी देर में चल के यहाँ से यहाँ चले गए यार। अब ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ से x2 है, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मेरे भाई, आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया x2 माइनस x1, तो कैसा होगा ये, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ पे थे आप x1, और उसके बाद 5 सेकंड के बाद भी आप यहीं पे हो इसी पॉइंट पे, मतलब आपने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की। इसका मतलब क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ज़ीरो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे डिस्प्लेसमेंट में इसी चीज़ का यूज़ होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यानी डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ, स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, ऐसे पॉजिटिव होगा ऐसे ज़ीरो होगा, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब डिस्टेंस की हमने थोड़ी सी बातें कर ली है, इसी के साथ इसका भाई चलता है, इसका बड़ा भाई, इसी के साथ इसका बड़ा भाई चलता है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो जुगाड़ू इंसान है, डिस्टेंस जो है वो एक सीधा इंसान है, डिस्प्लेसमेंट जो है एक जुगाड़ू इंसान है। कि डिस्टेंस क्या बोलेगा, मैं यहाँ से चलूँगा वहाँ तक गया 100 मीटर 50 आया, तो मैं बोलूँगा 150 चला मैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा, अगर मैं यहाँ से चला, मैं सो गया, सोने के बाद मैं वापस यहाँ से 50 तक आया, तो इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट ये किया सिर्फ 50 का। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 100, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 50। देखिए कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इट इज़ द लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बात ख़त्म। लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज़ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इतनी बात। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, और अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा तो इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी बताया था, अगर किसी भी क्वांटिटी के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो वो कैसी क्वांटिटी होगी, इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चे ध्यान रखना हमेशा कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो ज़ीरो भी हो सकता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो यानी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया है। अब अच्छा एक बात बताओ, वो बात क्या है, क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, यानी स्ट्रेट लाइन में गया, वापस नहीं आया, स्ट्रेट लाइन में गया, एक सेम डायरेक्शन उसने कंटिन्यू की, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, x1। ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज़ ऑल्सो x1, यानी
एक्चुअल पाथ जो उसने ट्रेवल किया वो भी x1 है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो भी x1 है। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। कब होगा, व्हेन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। देखो यार मेरी राइटिंग बहुत गंदी है ये मैं जानता हूँ, लेकिन काम चला लेना, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होने वाला है। बिल्कुल आँख बंद करके लगा देना ये चीज़, ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछूँ, अगर एक एग्जांपल के तौर पे आपसे अगर मैं ये पूछूँ, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये 5 है, नहीं ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, राइट ट्रायंगल है। एक चिंटू नाम का लड़का है या लड़की है, चिंटी, आप ही हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो चिंटू या चिंटी यहाँ से चला, ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट पे गया, सी पॉइंट पे गया, ठीक है। यानी पहले ए से बी गया, बी से सी गया, क्लियर है। अब इस केस में जो हमारा डिस्टेंस होगा बबुआ, वो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मैंने क्या बोला था, चिंटू चिंटी, कि भाई जितना भी पाथ हमने ट्रैवल किया है वो हमारा डिस्टेंस है। तो ए से बी गया पहले, तो ए से बी गया मतलब चार ट्रैवल किया, ठीक है, 4 यूनिट्स। फिर बी टू सी गया, भाई ने 3 भी किया यार, या फिर बहन ने 3 डिस्टेंस पे ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितने यूनिट्स हुआ, 7 यूनिट्स। अच्छा खासा चल पड़े हैं चिंटू चिंटी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वो कितना है, 5, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 5 होगा। देखिए इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हुआ है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता तो हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आते, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा इसके बाद, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिर से सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाता हूँ, पता नहीं क्यों यार। मुझसे जो पढ़ते थे वैसे ट्यूशन में बच्चे, वो भी बोलते थे यार भैया आप सब कुछ पढ़ा देते हो, इंपॉर्टेंट बोल के। पढ़ाऊँगा, कर लो जो करो। स्पीड, व्हाट इज़ स्पीड, स्पीड क्या होती है, व्हाट इज़ स्पीड। अब देखिए स्पीड को डिफाइन करने का एक बहुत शानदार तरीका है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो वर्ड मैंने बोला है, ये जो थोड़ा सा सेंटेंस मैंने बोला है, इन एनी डायरेक्शन, मैं लिख के बताऊंगा तुम्हें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time in any direction. The rate of change of position with respect to time in any direction is called speed. In any direction का मतलब क्या है, किसी भी डायरेक्शन में, यानी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो स्पीड है ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। If it is a scalar quantity, then it can only be either positive or 0. अभी बताया था मैंने कि अगर कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इन एनी डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इन एनी डायरेक्शन अगर है तो वो कैसी क्वांटिटी होगी, इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। एंड इफ़ इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी देन इट्स वैल्यू कैन ओनली बी 0 और पॉजिटिव। ओके बढ़िया, बहुत सारी अंग्रेजी हो गई एक साथ। अब वापस से बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब है, जब भी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चीज़ आए ना, तो इसका मतलब है कि डिवाइड में टाइम है। तो अगर मैं स्पीड को v से दिखा रहा हूँ यार, तो मैं बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हम पढ़ के भी आए हैं यार आज तक, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया इतना सारी बात क्यों की, यही बता देते, मैं बताऊंगा मेरी मर्जी, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ही क्यों लिखा,
चेंज किस में हो रहा है? पोजीशन में। किस में? इन एनी डायरेक्शन। चेंज किस में हो रहा है? पोजीशन में, इन एनी डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या था? पाथ ट्रेवल्ड इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जितना भी पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस की ही तो बात हो रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस ही लिखूँगा। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है यार? व्हाट इज़ इट्स एसआई यूनिट? इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या है यार? मीटर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इज इट्स यूनिट्स। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब ये स्पीड का छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है यहाँ पे। स्पीड पॉजिटिव और ज़ीरो ही हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, बहुत शानदार। अब इसी में हम एक बहुत शानदार बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, अगर आप इसको समझ लेंगे तो वेलोसिटी के जितने भी केसेस आएंगे वो सब इजीली समझ में आ जाएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिफॉर्म मतलब पैंट शर्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा गलत थे आप। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए कि कोई भी एक चिंटू है, कोई भी एक चिंटी है, आप ही हो सकते हैं, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। समझ में नहीं आया भाई? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए हर एक सेकंड बाद चिंटू या चिंटी 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी एक सेकंड में, पहले एक सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस, अगले एक सेकंड में फिर से 2 मीटर डिस्टेंस, अगले एक सेकंड में फिर से 2 मीटर डिस्टेंस। तो ऐसे ही करते करते ये हर एक सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो डेफिनेशन क्या बनी? यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, ये 2 मीटर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक सेकंड में वो 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है। आप इसको कहीं से भी उठा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेकंड बन रहा है, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये भी 2 मीटर ही होने वाला है। ठीक है, तो किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे आप उठाइए इसको, सेम स्पीड आने वाली है। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग ही यही है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। इस पर्टिकुलर लेंथ में देखिए, 2 मीटर डिस्टेंस एक सेकंड में ट्रेवल किया, स्पीड कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, टाइम कितना है? 1 सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड स्पीड। इस वाले केस में भी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड, इस वाले केस में भी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड। ठीक है, तो यानी यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, इतनी बात। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं यार। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है, मुझे पता है, ये बहुत ज़्यादा गंदी है, लेकिन आप देख लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। चलो भाई, अगर यूनिफॉर्म स्पीड ये होती है तो वेरिएबल स्पीड भी कुछ होती होगी यार। मैंने क्या बोला? यूनिफॉर्म स्पीड इज़ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट का अपोजिट क्या होता है? वेरिएबल। तो इसको भी पढ़ो यार। व्हाट इज़ वेरिएबल स्पीड? व्हाट इज़ वेरिएबल स्पीड? व्हाट इज़ वेरिएबल स्पीड? अब देखिए, मैंने इसमें क्या बोला था कि अगर मैं एक सेकंड का टाइम इंटरवल ले रहा हूँ तो हर एक सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। यहाँ पे वेरिएबल स्पीड का मीनिंग ये हो जाएगा कि अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करें। एक सेकंड में 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है, 200 भी कर सकता है, कितना भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि पहले एक सेकंड में मान लीजिए उसने 2 मीटर ही ट्रैवल कर लिया, लो आपके लिए कर दिया, लेकिन अगले एक सेकंड में इस चिंटू चिंटी ने 4 मीटर डिस्टेंस छलांग मार दी। उससे अगले एक सेकंड में ये चिंटू चिंटी सिर्फ 0.5 मीटर ही चल पाए। उससे अगले एक सेकंड में ये चिंटू चिंटी 2.5 मीटर चल गए, एंड सो ऑन। क्या हुआ? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था, जितना पिछली बार था वही इंटरवल है, लेकिन इस बार डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। तो वेरिएबल स्पीड का क्या मतलब हुआ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स
अनइक्वल डिस्टेंस। ये सब क्या है, अनइक्वल है ना, एक 2 है, एक 4 है, 1.5 है, 2.5 है, तो these are unequal distances. When an object covers unequal distance in equal interval of time, when an object covers unequal distance in equal interval of time, then the speed is set to be variable speed. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरिएबल स्पीड का मतलब है जो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। आपने अपनी बाइक स्टार्ट की, मेरे पास एक बहुत सुंदर बाइक है, मैंने वो स्टार्ट की, इनिशियली स्पीड कितनी थी, 0 थी। जब मैंने इसको एक्सेलरेट किया तो थोड़ी थोड़ी करके स्पीड बढ़ी, थोड़ी थोड़ी करके स्पीड बढ़ी। तो हर एक सेकंड के गैप पे आप देखिए आपकी स्पीड वो नहीं है जो पहले थी, वो चेंज हो रही है, ठीक है। वो एंड में जाकर रुक गई, वो भी चेंज ही है। तो यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं रह रही है, वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, यानी हर एक सेकंड में सेम स्पीड नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ वेरिएबल स्पीड, इट इज़ अ वेरिएबल स्पीड। अब अगला केस आता है एवरेज स्पीड का। व्हाट इज एवरेज स्पीड? थर्ड, व्हाट इज एवरेज स्पीड? अब देखिए एवरेज स्पीड की बात ना हम वेरिएबल स्पीड की कंडीशन में करते हैं, वो कर सकते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड की कंडीशन में भी, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में हमें पता है अगर उसका भी एवरेज हम लेंगे तो वो सेम ही आने वाला है। जैसे 2 मीटर पर सेकंड था तो उसका एवरेज 2 मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड में एवरेज लेने का कोई मतलब नहीं बैठता है, लेकिन वेरिएबल स्पीड में एवरेज लेने का सारा मतलब बैठता है। कैसे? मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक चले गए, आप इनिशियली इस पॉइंट पे थे, ये पॉइंट यहाँ से x1 डिस्टेंस पे था, और फाइनली आप छलांग मार के यहाँ से यहाँ तक चले गए एंड दिस पॉइंट इज़ एट x2 डिस्टेंस। तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x2 माइनस x1, ठीक है। इस टाइम पे जब आप यहाँ पे थे उसको डिनोट कर रहे हैं हम t1 टाइम से। जब आप यहाँ पे पहुँच गए देन द टाइम इज सेट टू बी t2। तो टोटल टाइम कितना लगा आपको? t2 माइनस t1। इसी को बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसी को बोलते हैं हम वी एवरेज। तो वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है इतनी बात? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एंड दिस इज वी एवरेज। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, दिस इज कॉल्ड एवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसी में एक नेक्स्ट चीज़ आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? फोर्थ, इंस्टेंटेनियस। भाई स्पेलिंग वगैरह गलत हो तो माफ़ कर देना मुझे, ठीक है, मैं अंग्रेजी का मास्टर नहीं हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस में एक वर्ड आ रहा है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे देखना। आप बाइक चला रहे हैं, मस्त चला रहे हैं, आपने अपनी मुंडी सामने से नीचे करी, कहाँ पे करी? स्पीडोमीटर पे। तो स्पीडोमीटर में आपने देखा कि यार मैं तो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, ये तो बहुत तेज़ है, तो कम कर लेता हूँ। तो जिस इंस्टेंट में आपने देखा कि वो कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, तो आपने उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अपनी स्पीड देखी। तो वो कौन सी स्पीड हुई? दैट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक छोटे से टाइम के लिए जब आप स्पीड को ऑब्जर्व कर रहे हैं देन इट इज़ सेट टू बी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत छोटा सा टाइम है। तो जो डेल्टा टी था, दिस डेल्टा टी इज़ बहुत छोटा, मतलब इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो। यानी हम एक लिमिट लगा रहे हैं अब टाइम पे कि टाइम जो है ना इट टेंड्स टू ज़ीरो। तो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं यार, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अभी मेरे साथ एक इतनी गंदी चीज़ हुई है, मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी आगे की भी, मैंने देखा है नहीं कि वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यार वो आउट ऑफ स्पेस हो गया वो मेमोरी, मतलब इसमें स्पेस बचा नहीं, तो वो वीडियो ही बंद हो गई थी। कहाँ था मैं? इंस्टेंटेनियस पे था ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने क्या बोला कि वो लिमिटिंग वैल्यू है, और लिमिट क्या है इसकी? डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, एक बहुत छोटा सा टाइम है। मैंने इसे बोला कि ये क्या है? लिमिटिंग वैल्यू है, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। किसकी लिमिटिंग वैल्यू है? एवरेज स्पीड की, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। जब ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ ना, उसके बाद मेरे पास आता है डी एक्स बाई डी टी।
अभी dx/dt क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी इंस्टेंट पे जब हम स्पीड को देख रहे हैं, मैंने बोला आपको कि आप बाइक चला रहे हैं, आपने अपने स्पीडोमीटर में देखा कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ यार, मैं तो बहुत तेज़ जा रहा हूँ, ऐसे तो मैं नहीं बचूंगा, तो मैं कम कर लेता हूँ यार, कम चलाया करो, ठीक है। तो dx/dt क्या है, इट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो जो स्पीडोमीटर में देखने वाली बात थी वो उसका फिजिकल मीनिंग था, ये आपके सामने मैथमेटिकल मीनिंग है, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। और जो dx/dt मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। इससे घबराइए मत, ये आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से, अभी जो लिखा है मैंने वो लिख लेना, इसका मीनिंग हमें अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हमने कवर कर लिया है। अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि एवरेज स्पीड निकालिए, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हम भी बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने में कुछ तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पहला जो टाइप होगा वो क्या होगा कि आपको बोल देंगे कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो v1 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी से v3 एंड सो ऑन vn वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंसेज हैं इसके s1 s2 s3 एंड सो ऑन sn। v1 के कोरस्पॉन्डिंग s1 डिस्टेंस है, v2 के कोरस्पॉन्डिंग s2 डिस्टेंस है, vn के कोरस्पॉन्डिंग sn डिस्टेंस है। तो इस केस में हमें v एवरेज निकालना है। देखिए मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई है, जो मेरे अलावा भी बहुत लोगों ने बताई है आज तक, कि जब भी v एवरेज आए तो क्या लिखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, s1 प्लस s2 एंड सो ऑन अप टू sn अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस tn। अरे भैया यार क्या बावले हो गए हो, t तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है कहीं भी, आपने t रख दिया है। चिंटी मैं बावला नहीं हुआ हूँ। सुनो देखो, टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यानी अब इस टाइम को t को मैं रिप्लेस करूँगा s और v से, तो t1 की जगह में क्या लिखूँगा, s1 अपॉन v1। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ s1 प्लस s2 अप टू sn अपॉन t1 को क्या लिखूँगा, s1 अपॉन v1, t2 को s2 अपॉन v2 एंड सो ऑन प्लस sn अपॉन vn। तो ये हमारे आ गया एवरेज स्पीड। मान लीजिए आपका जो पेपर बनाने वाला टीचर है वो एक भगवान का बंदा है। भगवान का बंदा है क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि तुम यार क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ सोल्व मत करो, एक काम करो, मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि S1 जो है वो S2 के इक्वल है और वो S है, मतलब सिर्फ S1 और S2 ही है क्वेश्चन में और वो दोनों S के इक्वल हैं। चलो तब बता दो यार कि V एवरेज क्या आएगा। अब जब बताना है तो बता देते हैं, S1 और S2 की जगह क्या आएगा, S डिवाइडेड बाय S अपॉन V1 S अपॉन V2। ये S ही है यहाँ पे यार, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे 2S अपॉन, यहाँ से S कॉमन आएगा, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, यानी क्या आ जाएगा फाइनली, V एवरेज इज इक्वल्स टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये V एवरेज आ गया हमारा, यानी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। ये सब मैंने अभी लिखा था बोर्ड पे, अगर ये वीडियो बंद ना होती तो मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ता, क्या करें यार। ठीक है अब तो हो गया, ये स्पेशल केस है। अब एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आ सकता है, एक क्वेश्चन इसी में आ सकता है कि भाई एवरेज स्पीड निकालिए, लेकिन कब, जब हमने आपको दे रखा है V1 V2 V3 एंड सो ऑन अप टू Vn और कोरस्पॉन्डिंग टाइम T1 T2 T3 एंड सो ऑन अप टू Tn। ये सेकंड केस है हमारा। तो इस केस में एवरेज स्पीड निकालिए। तो वही बात बोल रहा हूँ जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोली थी, और वो बहुत सीरियस बात थी। वो क्या थी कि भाई V एवरेज किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात ख़त्म। बात कैसे ख़त्म भैया, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, S1 प्लस S2 अप टू Sn, टोटल टाइम कितना होगा T1 प्लस T2 अप टू Tn।
अरे यार भैया फिर वही बात यार, क्वेश्चन में एस कहीं भी गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन में एस नहीं गिवन है तो ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इस S1 को किससे रिप्लेस करेंगे हम, V1 इंटू T1, V2 इंटू T2 एंड सो ऑन प्लस Vn इंटू Tn डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 एंड सो ऑन अप टू Tn। ठीक है, इतनी बात, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार। ये वैसे तुम्हारा आंसर आ गया ये वी एवरेज, लेकिन फिर वही बात कि आपका जो टीचर होगा पेपर बनाने वाला वो भगवान का बंदा है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई जितने भी टाइम है ना यार Tn वो सब T के इक्वल है। बहुत अच्छा इंसान, सब T के इक्वल हैं, तो वी एवरेज किसके इक्वल आएगा, V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी एंड सो ऑन Vn इंटू टी डिवाइडेड बाय n इंटू टी। सबको ऐड करेंगे n टाइम से, तो इसमें से T जितने भी हैं वो सब रफ़ा दफ़ा हो जाएंगे, तो हमारे पास V एवरेज की क्या वैल्यू बचेगी मेरे भाई, V1 प्लस V2 एंड सो ऑन अप टू Vn डिवाइडेड बाय n। यानी इस बार सच में जो एवरेज स्पीड आई है वो सच में वेलोसिटी का, स्पीड का अरिथमेटिक एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन आ गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो गई ये वीडियो। आप भी कहेंगे कि ये आदमी रुकता ही नहीं है, तो रुक जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ये अगले लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और उसको हम फोड़ दें। होपफुली मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। मैंने थोड़ा सा अपना पढ़ाने का तरीका भी चेंज किया है इस लेक्चर में, ताकि बच्चों को भी थोड़ा इंटरेक्टिव लगे सेशन। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। मैं कोशिश करूँगा आगे भी वीडियो डालने की, अच्छे से डालने की, और ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, सी यू। शेयर कर दो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बहुत बढ़िया इंसान हूँ मैं। चले जाओ।